आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ एक सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है और इसका नामकरण कैसे पड़ा, छत्तीसगढ़ का नाम किस स्तर पे क्या सोच के साथ इसका नाम रखा गया, वो सारा चीज़ इस वीडियो में बिल्कुल संक्षिप्त में और बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे। ये CGPSC प्यून की लेक्चर सीरीज 2 है। इसके पहले एक और वीडियो 2 से 3 दिन पहले डल चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ओपन ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टाइम पे। ओके, तो देखिए आप सभी को बताइए कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य है ना। अगर हम बात करें इसके प्राचीन टाइम में तो प्राचीन कालों में है ना, इस प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए क्या है, अब क्या है यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि प्राचीन संदर्भों में छत्तीसगढ़ का नाम के उल्लेख नहीं मिलता। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का सीधा सा एक ही मतलब है, जैसे आज हम मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, ये प्रीवियस टाइम से ही जानते हैं। लेकिन क्या है, छत्तीसगढ़ का नाम वैसा शुरू से नहीं था। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नाम से इसको जाना गया है। छत्तीसगढ़ का नाम अलग अलग राजाओं के समय में उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उनका नाम, छत्तीसगढ़ का नाम अलग अलग नाम से उल्लेखित किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से नाम उस टाइम पे प्रचलित थे। जैसे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से, दक्षिण कोसल का हिस्सा था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, है ना, इस चीज़ को याद रखेगा। पूछ दिया जाता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो ये भी दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ मतलब प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का हिस्सा था, एक हिस्सा था, है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे दक्षिण कोसल में, अब यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण कोसल के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा भाग है वो आता था। तो दक्षिण कोसल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग एवं उड़ीसा के कुछ हिस्से जो है शामिल थे। ओके, सो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसका नाम कौशल तथा महाकौशल बताया। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का नाम जैसे बताया ना मैंने कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ विद्वानों ने छत्तीसगढ़ का नाम कौशल तथा महाकौशल बताया। और प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को महाकांतर, है ना, महाकांतर भी कहा गया है। और छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ के इस प्राचीन काल में, है ना, छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को चक्रकोट एवं दंडकार्य के नाम से जाना गया। तो देखिए यहाँ पे भैया, है ना, बस्तर को किस नाम से जाना गया, एक तो हो गया चक्रकोट और दूसरा हो गया दंडकारण्य। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसी पेज में, इसी टॉपिक में, तो छत्तीसगढ़ के हमें कितने नाम पता चल गए। एक तो दक्षिण कोसल जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के वर्तमान छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और उड़ीसा के कुछ हिस्से आते थे। तो छत्तीसगढ़ का क्या नाम हुआ, दक्षिण कोसल हुआ, महाकोसल हुआ और महाकांतर, है ना। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे कितने नाम मिले, यहाँ पे हमें 4 नाम मिल जाते हैं, है ना। और बस्तर को है ना, बस्तर को क्या नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, चक्रकोट और दंडकारण्य। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इतनी सारी चीज़ जो है आपको समझ आ गई होंगी। आगे देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नाम का उल्लेख है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और किस किस राइटर के किन किन ग्रंथों में या फिर किन किताबों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने, है ना, कवि दलराम राव ने 1487 में किया था। अब देखिए यहाँ पे जो खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि और उनके चारण कवि हुए कौन, दलराम राव जी, है ना, जिन्होंने 1487 में, है ना, 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब देखिए उनकी रचना है ना, उनकी रचना पंक्ति का यहाँ पे उल्लेख है, जैसे लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ 36 में, है ना, गढ़ रही। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ अगर मैंने इसको ब्लू किया है तो ये है मतलब खैरागढ़ के राजा है लक्ष्मी निधि, और है ना, लक्ष्मी निधि और उनके चारण कवि हुए कौन, दलराम राव जी। और देखिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रयोग किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गढ़ 36, है ना, तो यहाँ पे उनका उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि राजनीतिक संदर्भ से या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो क्या, है ना, कवि गोपाल मिश्र ने अपनी अपनी किताब में खूब तमाशा में, है ना। और खूब तमाशा में जो इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था वो किया था रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, है ना। जब आप इसका PDF फाइल पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है ना, जो गोपाल मिश्र जी हैं वो किसके राजकवि थे, तो वो थे भाई राजा राज सिंह के, जो कि रतनपुर के राजा थे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो खूब तमाशा किताब की कुछ अंश यहाँ पे दिया गया, जहाँ पे
इन्होंने रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया है। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, बाकी जब PDF फाइल आपको मिलेगा तो आप लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पे और कुछ देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भैया, मुगल टाइम पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ शब्द था, है ना, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था वो मुगल टाइम पीरियड में क्या नाम से जाना जाता था, रतनपुर के लिए। और रतनपुर के लिए ही इन्होंने मुगल काल में छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो रतनपुर राज्य के लिए किया था। अब यहाँ पे और देख लीजिए, जो कि आप सभी को पता है कि मराठा लोग भी छत्तीसगढ़ में कुछ टाइम तक शासन किए हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी इसका ऐतिहासिक संदर्भ में नाम मिलने का संभावना रहेगा, उल्लेख मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ का जो प्रथम उल्लेख वर्ष क्या कौन सा है, 1707 में, उसके बाद सनद में मिलता है ना, जिसका उल्लेख काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुर कर भुनस्यालाची बखर में किया है। अब उसके बाद देखिए, ये तो खैर आप इसको जाने भी दीजिए, लेकिन ये जो चीज़ है ना बाबू रेवाराम, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क बना दे रहा हूँ। देखिए तो बाबू रेवाराम ने 1896 में, है ना, विक्रम विलास, देखिए एक तो क्या है बाबू रेवाराम के बारे में याद रखिए, और जो उनकी रचना है विक्रम विलास, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिए ना। तो बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रमशिला नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। उसके बाद बाबू रेवाराम की एक और रचना है ना, तवारी के है वंशी, ठीक है, तवारी के है वंशी, आप इन दोनों को याद रखिए। तो बाबू रेवाराम की जो रचना है कौन कौन सी, एक तो विक्रम विलास हो गया और एक तो तवारी के है वंशी, है ना। और यहाँ पे विक्रम विलास की रचना कब की थी इन्होंने, 1896 में, है ना, मतलब 1896 में विक्रम विलास में, है ना, जो विक्रम विलास नामक ग्रंथ में इस क्षेत्र की संज्ञा दी थी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अगला टॉपिक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है, ब्रिटिश काल में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए व्यापम हो या फिर कोई भी वन डे एग्जाम कभी कभी पूछना होता है तो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने जो छत्तीसगढ़ के लिए महाकोशल शब्द का प्रयोग किया, तो वो किया था भाई कनिंघम ने, है ना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है, और कि ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द की प्रयोग की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि जो छत्तीसगढ़ नामकरण है, छत्तीसगढ़ का नामकरण वो किस आधार पे हुआ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि छत्तीसगढ़ का नाम अगर हम वास्तव तौर पे अगर देखने के लिए जाएँ तो हमें कहीं पे भी ना क्लियर या फिर क्लियरिटी नहीं मिलती, या फिर सुस्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। सुस्पष्ट जानकारी का हमें अभाव मिलता ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो अलग अलग मिलता है हमें, उसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग राज्य के टाइम पीरियड में या फिर अलग अलग इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ के नामकरण के विभिन्न मत दिए हैं। लेकिन हम यहाँ पे जितने भी जो संदर्भ हैं उनको देखेंगे कि नामकरण के पीछे क्या रीज़न है और किस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ का नामकरण किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्षेत्र का नामकरण कब हुआ और कैसे हुआ। इस संदर्भ में सुस्पष्ट जानकारी का अभी भी अभाव है, और छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में अलग अलग मत प्रचलित हैं जो निम्नवत हैं। यहाँ पे अब पहला देख लेते हैं बेलगर के अनुसार कि बेलगर ने क्या बताया। बेलगर ने बताया है कि बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंध के राज्य से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की थी, जो छत्तीसगढ़ कहलाए, और बाद में यही छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। एक तो बेलगर के अनुसार ये हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा सफिशिएंट और वो नहीं है कि पेपर में पूछा जाए, ऐसा नहीं है ना, केवल मत है, तो वो मैंने आपके सामने में रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये हीरालाल वाला कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने जो मत दिया वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सफिशिएंट लगता है और परीक्षा की दृष्टि से है। अब बताता हूँ वो क्यों है। तो देखिए हीरालाल के अनुसार कलचुरी, है ना, जो चेदी वंशी भी थे, है ना, जो चेदी वंश भी कहलाते थे, है ना, के नाम पर यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया और यही नाम से छत्तीसगढ़ हो गया। अब देखिए कई बार कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कलचुरी वंश है इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपना टाइम स्पेंड किया, काफ़ी लंबे टाइम तक अपना जो एम्पायर है वो बिल्ड रखा था, है ना, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये काफ़ी लंबे टाइम टेन्योर तक छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं ना। और उसके बाद देखिए पहले ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ कहलाया था, और बाद में
यही जो नाम है ना छत्तीसगढ़ फिर नाम में अप्रभंश था और उसके बाद फिर कन्वर्टेड होते होते छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है ना हीरालाल, ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार याद रख सकते हैं। बाकी जो ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या फिर किलों के नाम पर हुआ। तो ये मत जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। और थोड़ा सा क्या चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए कि कलचुरियों के प्रशासन काल में है कलचुरियों के प्रशासन में गढ़ महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई हुआ करता था और अतः प्रशासनिक महत्ता की दृष्टि से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ना स्वाभाविक हो गया। एक तो ये मत है। अगला यहाँ है कि गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव, है ना, ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख महत्वपूर्ण है। अब इस चीज़ को आप लोग ना स्टार मार्क कर लीजिए, इसको याद रखिए कि गढ़ों की जानकारी का हमें सुस्पष्ट जानकारी अगर पूछा जाए कि गढ़ों की सुस्पष्ट जानकारी देने वाला अभिलेख की जो खल्लारी शिलालेख है उसकी रचना किसने की, तो वो किए भैया ब्रह्मदेव जी ने, है ना। और उसके बाद यहाँ पे है एक मान्य सूची के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में, है ना, अगर मैं बात करूँ ये सपोज इसको मान लीजिए शिवनाथ नदी, है ना, तो ये शिवनाथ नदी के उत्तर में आपको मिलेंगे 18 गढ़ और ये दक्षिण में मिलेंगे आपको टोटल 18 गढ़, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी के उत्तर कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अधीन 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अधीन टोटल 18 गढ़ थे। तो उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आप जब आप MCQ करेंगे तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप उसको 110% कर पाएंगे। बहरहाल किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और हो सके तो चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।